हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट की आवाज पे। हर सच पे आपका हक। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल का टॉपिक है स्कैम, एटीएम, एपीएस, नॉलेज, फ्रॉड्स, सबके बारे में मैं वीडियो इस पे अपडेट करता रहता हूं और समय के साथ कानूनी धाराओं और विशेषज्ञों से टिप्पणी लेते हुए और नॉलेज से और भी नॉलेज इकट्ठे करते हुए मैं अपने वीडियोज पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने वाला हूं और आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज और बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि हर क्षेत्र से जुड़े और हर क्षेत्र से समझे और निकाले जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें। और हो सकता है कि आपको आपके हेल्प के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो मैंने और भी नीचे बना रखे हैं, तो मेरे चैनल को विजिट करिए। अगर आपको मेरे चैनल पर बनाई गई वीडियोज आपके काम की होती है और आप मेरी वीडियोज और आप मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आता है और मेरी वीडियो पसंद आती है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तथा आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी के लिए हम बात करने वाले हैं एपीएस से जो सीएसपी संचालक हैं, जो कि ऑलरेडी बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। और ये मेरा मेन बेस चैनल जो है एक जनसेवा केंद्र, सीएसपी संचालक, इंश्योरेंस एजेंट, एटीएम संचालक, प्राइवेट मिनी स्टेटमेंट या फिर मिनी एटीएम, स्वाइप मशीन, स्वाइप कार्ड, धनी फ्रीडम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सभी रिलेटेड वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलेंगे और पहले भी बन चुके हैं, तो आप उनको भी एक बार देख लें। तो दोस्तों, अगर आप एपीएस बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस, टिकट वगैरह सारा काम करते हैं, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और अपने सवालात और अपने सवालों को मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ते रहिए और अपने जवाब पाने के लिए। और आप किसी कमेंट पे और किसी मुद्दे पे आप चाहते हैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करिए। उस कमेंट में जितने ज्यादा लाइक्स रहेंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपके समस्या का समाधान लेके आने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज की कड़ी में हम बात करने वाले हैं कि एपीएस चलाने वाले जितने लोग हैं उनको टीडीएस कटने से कैसे बचना होगा और क्या प्रक्रिया और क्या रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं आरबीआई के तहत जो भी एपीएस संचालक अपना पैसा पे आउट करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि इस मुसीबत से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 5 से 6 वर्षों से मैं बैंकिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, बैंक में भी काम कर चुका हूँ, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर से भी वर्क कर रहा हूँ और मैं खुद का दो सीएसपी सेंटर, बीसी पॉइंट भी चलाता हूँ और मैं इस समस्या से उलझ चुका हूँ और बहुत मुसीबतों के बाद इससे बाहर हम लोग आए। और तब तक वो चीज मुसीबत हमारे लिए बनी रहती है जब तक हमको उस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज ना हो और उस मुसीबत आने के बाद उसको हमको कैसे खत्म करना है इसके बारे में नॉलेज ना हो। तो दोस्तों, जो भी एपीएस पोर्टल आप चलाते हैं, धनाधन पैसे निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी खुदा करे, आपको भगवान ऐसा करे कि आपकी इनकम दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, लेकिन उसमें एक छोटी सी बाधा भी आ सकती है जो कि पहले छोटी रहेगी, बाद में एक बड़ी बाधा बन सकती है। तो दोस्तों, पहला काम मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका प्रक्रिया और इसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्या होता है और क्या करना है, क्या वजह है। तो पहली बात जो हम गलती करते हैं, और मैंने भी गलती की थी और मैंने उससे सबक लिया और मैं सीखा हूँ। मैंने चाहता हूँ कि मेरे उन भाई जो कि पहले से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको इस प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सेविंग अकाउंट से अपने एपीएस को लिंक किया है और आप पे आउट करते हैं उसमें और बार बार आप उससे कैश लेके आते विड्रॉल करते हैं, बार बार कैश आउट कर रहे हैं, तो समस्या पहले कुछ और थी, अब कुछ और है और आगे कुछ और होगी। लेकिन सबसे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो पहली बात कि अगर आप एपीएस आईडी चलाते हो, सबसे पहले काम जो है कि आप अपने सेविंग अकाउंट से, मान लीजिए शुरू में आपने कुछ समय तक के लिए लेन देन किया, तो देखिए बेसिकली जो भी टाइमिंग लिमिट बनाई गई है, एक सेविंग अकाउंट से महीने का 7 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन जो है आपको नॉर्मल अकाउंट में हो सकता है। 7 लाख का मंथली ट्रांजेक्शन आप सेविंग अकाउंट, जनरल अकाउंट में कर सकते हैं। लेकिन जो एपीएस पोर्टल चलाने वाले, देखिए एक सामान्य आदमी 7 लाख का मंथली में ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। जो कमाने वाला है या फिर एक गवर्नमेंट कर्मचारी है या फिर कोई नॉर्मल में 7 लाख का ट्रांजेक्शन लोग करने से बचते हैं। लेकिन जो एपीएस संचालक हैं, जो कि एपीएस का पोर्टल चला रहे हैं और उससे अपनी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, तो उनकी कमाई पे कभी भी ग्रहण लग सकता है। तो इस ग्रहण के बचने का तरीका मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में पूरी अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो मैं इस वीडियो को लाइक में रखता हूं 500 लाइक। दोस्तों, लाइक करें, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप पे आउट की बात कर रहे हैं, एपीएस में जब भी आप पे आउट करते हैं तो मिनिमम मान के चलिए आप 50,000 रुपये एक दिन का निकालते हैं।
मिनिमम 50,000, मैं रेशियो लेके चल रहा हूँ समझने के लिए, एग्जांपल है। अगर आप मिनिमम 50,000 रुपए एक दिन का निकाल रहे हैं तो 50 दूनी 15 कर लीजिए। तो आप सोच लीजिए कि जो 7 लाख का ट्रांजेक्शन बनाया गया, 7 दूनी 14, 15, 7.5 लाख रुपए आपको 15 दिन हो गया, दूसरे 15 दिन में हो गए 14 लाख रुपए। तो अगर आप सेविंग अकाउंट से 14 लाख रुपए मंथली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो उसके लिमिटेशन आप समझ सकते हैं। और जो पिछले वर्षों में था, जब से फिर से जुड़ा हुआ हूँ, जो 2012-14 से जब मैं जुड़ा हुआ हूँ, उस समय इतनी ज्यादा बैंक पे, मतलब बैंकों में इतने ज्यादा टर्म कंडीशन अप्लाई नहीं थे, नॉर्मल कंडीशन अप्लाई थे जो पिछले वर्षों चले आ रहे थे। लेकिन इसके बाद जो गत वर्षों में वित्तीय लेन देन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जब से आधार सिस्टम, NPCI, RBI, आपका UID सबसे जुड़ के जब से पैसों का ट्रांजेक्शन ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा गया, तब से बहुत सारे इस पे कड़े नियम और कानून बनते गए। तो पहली बात दोस्तों कि अगर आप शुरू में APS संचालन कर रहे हैं तो जब तक आपका बिजनेस एक पटरी पे नहीं, प्रॉपर पटरी पे नहीं आ जाता, तब तक के लिए आप सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 15 लाख रुपए मंथली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए 2 महीने का 30 लाख, 3 महीने का 15, 45, 40, 50, 60 से एक, तो आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ का जो आपने सेविंग अकाउंट से सिर्फ 6 महीने या साल भर या 1 साल के अंदर 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन आप सेविंग अकाउंट से कर रहे हैं, तो आप 100% इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे, या आपके पास पैन कार्ड हो या ना हो। और उसके बाद जो आपके हिडन चार्जेस हैं, अकाउंट मैनेजमेंट न करने के, ट्रांजेक्शन विड्रॉल करने के, आपका कुछ मिनिमम अमाउंट पे तो 2% TDS कटने लगेगा। मैं आपको बता दूं कि जब मुझे इस बारे में पता नहीं था, तो जब भी मैं अमाउंट अपना पे आउट करता था, क्योंकि एक मिनिमम टाइम लिमिट बना लिए थे और 1,50,000 सेविंग अकाउंट से हम डेली विड्रॉल कर रहे थे, 50,000 विड्रॉल कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट को, बैंकिंग सेक्टर को नहीं पता होता है कि आप वो पैसा कस्टमर का लेके किस पर्पज से यूज कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट को या फिर कस्टमर, उनको ये लगता है कि पैसा आपका पर्सनल है और इतना लेन देन हम लोग करते हैं। तो आप सामान्य तौर पर जान सकते हैं कि जब आपका पैन कार्ड बनता है, नॉर्मल तौर पे आप उस समय नो इनकम ही सेलेक्ट करते हैं, टेस्ट लाइन में नो इनकम सेलेक्ट करते हैं, और आप नो इनकम सेलेक्ट करने के बाद 50,000 पर डे का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अकाउंट से लेन देन कर रहे हैं। और मिनिमम टाइम में ऐसा होता है कि कोई सरकारी कर्मचारी APS पोर्टल नहीं चलाता है, प्राइवेट सेक्टर के लोग ही APS पोर्टल चला रहे हैं, जिससे 2 पैसे उनका इनकम का माध्यम बना रहे हैं। तो अगर आपने नो इनकम पर पैन कार्ड बनवाया था और 50 से 60 हज़ार का डेली का इनकम आप दिखा रहे हैं और ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे और आपके पास लेटर भी पहुंच सकता है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि इसका रीजन क्या है, आप ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हैं। तो आपको इससे बचने का एक ही तरीका है, जब से आप APS का लेन देन कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद 2-3 महीने 6 महीने आप चला लीजिए और मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन को पे आउट करिए। अब तो पहले दिक्कत थी कि पोर्टल्स में सिर्फ आप ही के अकाउंट मतलब फीड किए जाते थे, लेकिन बहुत सारे पोर्टल में अन्य अकाउंट, फैमिली मेंबर, दोस्तों के, फ्रेंड्स के भी अलाउ कर दिए गए हैं। तो आप उनमें मल्टीपल अकाउंट शेयरिंग करके आप उनके से कैश विड्रॉ करें, एक दिन करके, यानी हफ्ते में 7 दिन में 7 अकाउंट से पैसे लाने की कोशिश करें। शुरुआती दौर में आप ऐसा करके कुछ समय तक चला सकते हैं, लेकिन आप उसको एज ए प्रोफेशनल आप उसके बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपको एक करेंट अकाउंट अपने बिजनेस और अपने दुकान के नाम पे खोल लेना आवश्यक है, जिसमें आपके करेंट अकाउंट का भी लिमिट बनाया गया है 1 करोड़ रुपए का, जो कि पहले था। साल भर के अंदर 1 करोड़ ट्रांजेक्शन आपका लिमिट फ्री सेवा, मतलब कि नॉर्मल उसको माना गया है। करंट अकाउंट अगर आपका है तो बिजनेस पर्पज के लिए आप करंट अकाउंट बनाएं और हो सके तो आप CSC ID भी लें। CSC ID से जो भी RTR भरते रहें, आप मंथली CSC ID से जुड़े, जो भी जनसेवा केंद्र चलाते हैं तो CSC डिजिटल, ये गवर्नमेंट जो CSC ID उसको भी ले लें, अपने एरिया से भरा लें और हर महीने RTR दाखिल करते हैं, TDS करता रहे और वो RTR का सीट बना अपने फाइल में हर सालाना अपना जमा करते रहें। और पहले दिक्कत, जब शुरू में दिक्कत आई तो सारे APS संचालक जो भी इस पोर्टल या फिर बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े हैं, उन्होंने अपने कस्टमर के एग्जीक्यूटिव को कंप्लेन किया कि सर ऐसी बात है कि हमारे खाते से जब भी हम कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो 2% हमारे विड्रॉल अमाउंट पे 2% TDS कट जा रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जब मैं 1 लाख रुपए लाने जाता था तो मेरा 98,000 ही मिल पाता था, 2,000 कट जाता था और मैं समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक मैं समझ पाया तब तक बहुत नुकसान में कर चुका था। तो दोस्तों तब तक के लिए ये प्रॉब्लम अभी मेरी नॉर्मल नहीं थी, अब मैं बहुत बढ़ चुके। मैंने 1 रुपया 2,000 रुपये भी ATM से निकालता तो उसका भी 2% कटता, यानी कि मैं ATM से विड्रॉल करता तब भी 2% कट रहा था। मैं कैश विड्रॉल
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में अमाउंट नहीं कट रहा था, लेकिन जब भी मैं कैश विड्रॉल किसी माध्यम से करता था तो अमाउंट कट रहा था। तो दोस्तों पहली बात कि अगर नॉर्मल कुछ दिन के लिए सही अकाउंट का इस्तेमाल कर लें, करंट अकाउंट बनवा लें, तो उसमें भी 1 करोड़ की लिमिट होती है। जैसे 2 करोड़ लिमिट उसमें क्रॉस हुई तो अब फिर टीडीएस के दायरे में आ जाते हैं। तो आपको अपने बैंक को और अपने बैंक ब्रांच, जो भी ब्रांच सरकारी कर्मचारी हैं उनको और उनसे रिलेटेड जो बैंकिंग प्रक्रिया है उनको भी ये बात बतानी पड़ेगी कि जो भी पैसा आप विड्रॉल कर रहे हैं वो पैसा आपका नहीं है। आप ग्राहकों से वो पैसा उनका लेते हैं, उसके बदले उनको कैश देते हैं और वो अमाउंट ऑफ विड्रॉल लेके आते हैं। तो ये बताने का एक सिंपल माध्यम है कि आप करंट अकाउंट खुलवाएं, अपने दुकान के नाम पे जीएसटी नंबर भी रखें। अगर आप बेहतर प्रोफेशनल तरह से काम करना चाहते हैं तो जीएसटी नंबर भी बनवा लें, इनवॉइस भी बनवा लें और कंपनी। और अगर नॉर्मल भी अकाउंट रखना है तो आप जब बढ़िया ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, प्रतिदिन के बजाय लेन देन कर ले रहे हैं, तो आपको सख्त हिदायत देता हूं कि आप करंट अकाउंट का इस्तेमाल करें। ठीक, उसके बाद आप आरटीआर भी दाखिल करते रहें और उनकी पेमेंट फॉर्म मतलब सबमिट करते रहें और अपना जो भी रिकॉर्ड आप पे आउट से रजिस्टर से मेंटेन करते हैं, एपीएस पैसा निकालने वाले रजिस्टर मेंटेन करते हैं, रजिस्टर भी मेंटेन करते रहें और टोटल रजिस्टर मेंटेन कर रखें कि कभी भी आयकर विभाग से या फिर किसी विभाग से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनको अपना डाटा दिखा सके कि ये पैसा मेरा नहीं था, ये कस्टमर का पैसा था जो मैं बैंक से लाके उनको विड्रॉल पे दे रहा था। तो आपके पास एक जायज प्रूफ होना चाहिए। और दूसरी बात, आरटीआर दाखिल करते हैं तब समस्या से बचे रहेंगे। और बैंक को बताने के लिए कि आप एपीएस माध्यम से काम करते हैं, बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े हुए और उनका काम ही आप कर रहे हैं लेकिन अपने माध्यम से कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका टीडीएस डिक्लेरेशन करके आपके एपीएस पोर्टल के किसी भी साइड, पोर्टल, कॉर्नर, जहां भी हो, कोने में, जैसे कोने या फिर कहीं भी हो, एक ऑप्शन देता है जहां टीडीएस डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, जहां पे आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट मार के उस पर साइन, सिग्नेचर, अपना मोबाइल नंबर लिख के अपने बैंक में सबमिट कर दें जहां पे आपका अकाउंट है या फिर जहां से आप कैश विड्रॉल करते हैं, ताकि बैंक को पता चल सके और आपके अकाउंट में फीड हो सके और बैंक को पता चल सके कि आप एपीएस का काम करते हैं, ये पैसा आपका नहीं है, आप एक माध्यम है। समझ रहे हैं हमारी बात को? अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, रह जाते हैं, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूं। दोस्तों थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सभी कमेंटों का जवाब देता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जो समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। पहला, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट काम, अगर आप एपीएस पोर्टल चलाते हैं तो शुरुआती समय में 2 से 4 से 5 खातों का मल्टीपल अकाउंट का ट्रांजेक्शन करें और कैश विड्रॉल लेने के लिए 5 अकाउंटों का इस्तेमाल करें, 4-5 अकाउंटों का। धीरे धीरे अगर आपका ट्रांजेक्शन अच्छा होने लगा, प्रतिदिन को 50,000 30,000 पहुंच जा रहे हैं, तो अगर आप 50 लाख रुपए मंथली का ट्रांजेक्शन करते हैं, 30 लाख करते हैं, यानी प्रतिदिन का 1 लाख हजार जोड़ के 15 लाख करते हैं, तो आपके अमाउंट ये ज्यादा है, ये आपको भी समझ में आना चाहिए। तो 15 लाख का ट्रांजेक्शन मंथली करते हैं तो आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए। दूसरी बात, आरटीआर आप दाखिल करते रहें। अगर आप प्रॉपर बिजनेस चलाना चाहते हैं तो अपने फर्म के नाम पे अकाउंट खोलिए, करंट अकाउंट चलाइए और आरटीआर दाखिल करते हैं और सीएससी आईडी अगर मिल सके तो उस भी लीजिए और वहां से आरटीआर दाखिल करते रहिए, इनकम टैक्स जमा करते रहिए। अगर आपके सवाल रह जाते हैं कैसे इनकम टैक्स जमा करना है, बाकी काम क्या करना है, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर, और आप लोग चाहेंगे तो कमेंट कर सकते हैं। और टीडीएस डिक्लेरेशन फॉर्म हर साल या फिर हर 3 महीने 6 महीने के बाद एक बार डाउनलोड करके अपने बैंक पे फर्म पे जमा कर दें, ताकि बैंक को पता चल सके कि आप ये पैसा या फिर एपीएस कंपनी उस कंपनी से जुड़े हुए हैं। और बस बाकी यही चीजें हैं, क्योंकि मैं समस्या से निकलने के लिए मुझे 3 साल का आरटीआर दाखिल करना पड़ा था, जो कि मैं सीएससी से वर्क कर रहा था, तो मैंने वहां दिखाया कि मैं आरटीआर जमा करता हूं अपने बिजनेस पर्पज में और जो मैं इस चीज से इस फील्ड से जुड़ा हुआ, क्योंकि उसमें भी एचडीएफसी बैंक का और आईसीआईसी किसी बैंक से उसमें भी एपीएस का काम होता है डीजीपे के माध्यम से। तो उसने आरटीआर दाखिल कर रहा था, गवर्नमेंट की नजर में था, तो मैं आरटीआर 3 साल का आरटीआर मैंने जमा किया। और प्लस ये जो टीडीएस डिक्लेरेशन है हर महीने का, उसमें मतलब 2-3 महीने के बाद मैंने मुझे जब तक पता चला तो मैं उसको भी डाउनलोड करके जमा किया बैंक में, तब जाके मेरा टीडीएस कटना बंद हुआ। तब तक मैं 10-15-20 हजार रुपये का लॉस कर चुका था। और उसके बाद मैं बहुत सोच के फूक के कदम रखता हूँ और मिनिमम ट्रांजेक्शन करता हूँ। और कैश की आवश्यकता होती है तो मैं किसी को यूपीआई के माध्यम से सेंड करके वहां से कैश लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो भी लिमिट के अंदर। तो आप प्रतिदिन का लिमिट 1 लाख का क्रॉस न करें, उसके अंदर ही अपना काम करें, जो कि गवर्नमेंट इतने तक की छूट दी है। और देखिए इन फ्यूचर अगर यूपीआई पे ट्रांजेक्शन अमाउंट पे भी कुछ लिमिट लगा दी गई तो भाई एपीएस अपना बिजनेस बंद ही समझो, क्योंकि कब तक अभी पे आउट पे 5 रुपए लग रहा है, फिर विड्रॉल पे अब तो यहाँ तो लिमिट आ गई है कि 10,000 से ऊपर का विड्रॉल ही आप बैंक से कर पाएंगे कैश,
10,000 से नीचे सभी लोग CSP से ही पैसा निकालेंगे, BC पॉइंट से पैसा निकलेगा और 49 के अंदर लिमिट रहेगा। जब तक आचार संहिता तभी वो 49 के अंदर लिमिट रहेगी। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा आप अमाउंट विड्रॉल करते हैं, डेली विड्रॉल करते हैं, तो आपके कैश विड्रॉल चार्ज भी लगेगा, जो 100 रुपया या 150 रुपया रहेगा। आपको 50,000 से 50,000 के अंदर रहेगा तो 150 रुपये, और 1 लाख के अंदर रहेगा तो 250 रुपये का कैश विड्रॉल चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। यानी कि प्रतिदिन का एक फिक्स अमाउंट रहेगा जब भी आप कैश विड्रॉल करने जाएंगे। और आप कितना कमाएंगे और हम कितना कमाएंगे, ये आप भली बात ही जानते होंगे। तब तक आज की वीडियो में इस मुद्दे को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कि किसी नए टॉपिक पे। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, तो अगले वीडियो में आप सभी का फिर से आपका इंतजार करूंगा और आप सभी फिर से मेरे वीडियो पे आएंगे, इसका मुझे पूरा उम्मीद है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब